हमारा चैप्टर कौन सा है, 9th। ओके, चैप्टर 9th है एनसीईआरटी क्लास 6 में। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चैप्टर का नाम क्या है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। हम इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको बोर्ड पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। बताओ स्पष्ट है? हाँ, तो ये एनसीईआरटी के पढ़ने का मतलब है अपना समझ डेवलप करना, बाकी जो फैक्ट है उसको हम क्या करेंगे, नोट्स में लिख लेंगे याद करने के लिए। ओके, सीट में क्या होगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमारा चैप्टर का क्या नाम है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चैप्टर का क्या नाम है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ओके, और तीर्थयात्री। यानी व्यापारी के विषय में पढ़ेंगे, राजा के विषय में पढ़ेंगे और तीर्थयात्री के विषय में पढ़ेंगे। स्पष्ट है ना? तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें बोला गया है, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। काले पॉलिशदार पत्थर बर्तन के पीछे हमने पढ़ा है ना? कहाँ पर पाए गए थे, मदुरै में पाए गए थे, और भी क्षेत्रों में पाए गए थे, लेकिन आपको बताया गया एनसीईआरटी में मदुरै क्षेत्र में मिला था, है ना? क्या मिला था, कपड़े मिले थे, कपड़ों का व्यापार होता था, और काले चमकदार बर्तन मिले थे। स्पष्ट है? बोला है ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां, थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। इस उपमहाद्वीप का मतलब आन किए हैं, इस उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है। ओके, इसके अनेक पुरातन स्थलों पर मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। जो बर्तन हमको मिले हैं, इतने चमकीले बेहतरीन जो बर्तन इंडिया के अलग अलग उपमहाद्वीप के भागों में मिला है, इंडियन पार्ट्स मिला है, तो वो जो बर्तन मिले हैं इतने चमकीले बेहतरीन बर्तन, वो इंडिया में, भारत या इस उपमहाद्वीप में कहां से आए, इसको क्वेश्चन हमारा है। आगे क्या है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे, जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। यानी ये किसी अन्य क्षेत्रों से आया हुआ सामान है। ठीक है, ये भारत में नहीं बनता था इतने अच्छे प्रकार के बर्तन। ओके, इतनी बातें स्पष्ट है? आगे बोला गया कहां से आते रहे होंगे, इसमें बोला गया है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किसके लिए, यहां पर लिखेंगे दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यहां लिखेंगे दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, यहां दक्षिण भारत हम बना लेते हैं, है ना? दक्षिण भारत हमारा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो पॉइंट लिखेंगे। बताओ क्या है, तो बोला गया सोना, क्या है, सोना, और सोना हो गया, मसाले, मसालों में काली मिर्च बोला गया है। ठीक है, दक्षिण भारत व्यापार के लिए ये तमाम चीजें प्रसिद्ध थी। कीमती पत्थर, कीमती पत्थर, स्पष्ट है? आगे बोला गया है काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काली मिर्च को जो रोमन साम्राज्य था इसे क्या कहता था, काला सोना। ठीक है, क्या कहते थे इसे, काला सोना। क्या कौन कहता था, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य इसे क्या कहता था, काला सोना कहता था। बताओ स्पष्ट है? काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी महत्वपूर्ण, इतनी आवश्यकता थी, तो इसे काली मिर्च को क्या कहते थे रोमन साम्राज्य के लोग, काला सोना कहते थे। बताओ स्पष्ट है? आपसे अगर पूछा जाए काला सोना क्या है, तो हमको क्या लगाएंगे, काली मिर्च। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। यानी जो व्यापार होता था दक्षिण भारत से रोम की तरफ, वो कैसे होता था, सड़कों के माध्यम से भी होता था और समुद्री मार्ग से भी होता था। स्पष्ट है? तो ये पूछा जाएगा अगर
रोम साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार कैसे कैसे होता था, तो आप याद रखेंगे किस प्रकार से व्यापार होता था। व्यापार भारत के साथ जो व्यापार होता था, तो ये 2 पॉइंट है। एक तो क्या है, समुद्री मार्ग, दूसरा सड़कों द्वारा। ठीक है, 2 रास्तों से क्या होता था, भारत के साथ व्यापार होता था। स्पष्ट ना। और भी क्या चीजें दी गई इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसमें आगे बोला गया है दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में क्या मिला है, रोमन के सिक्के मिले हैं। ओके, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, क्योंकि प्राचीन काल की बात है, उसके बावजूद भी बहुत अधिक मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या मिले हैं, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। रोमन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं। इसका ये मानना है इतिहासकारों का कि हमारा जो भारत है और जो रोमन है उसके साथ बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध था। बताओ, स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया, आगे हम पढ़ते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हैं। अभी तक एनसीईआरटी ने केवल इतना बताया है कि व्यापारी और राजा और तीर्थयात्री, जो चैप्टर हमारा क्लास 6 का है, इसमें भी बताया गया है दक्षिण भारत में के साथ किसके साथ व्यापार हो रहा था, रोमन के साथ। ठीक है, व्यापार कैसे हो रहा था, तो व्यापार के 2 रास्ते बताए गए हैं, समुद्री और सड़कों द्वारा। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या क्या चीजें प्रचलित थी, तो सोना, मसाले, काली मिर्च मसालों में, और कीमती पत्थर। काली मिर्च की इतनी डिमांड थी रोमन साम्राज्य में कि रोमन साम्राज्य के लोग इसे काला सोना कहते थे। बताओ, स्पष्ट है। और दक्षिण भारत में बहुत अधिक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये मानना है इतिहासकारों का कि इंडिया के साथ रोमन साम्राज्य के क्या था, एक अच्छा व्यापारिक संबंध था। बताओ, स्पष्ट है। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे बोला है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे। यानी व्यापारी पहले तो किससे आते रहे होंगे, स्थल मार्ग से, बाद में समुद्र मार्ग की भी खोज करी होगी, है ना। देखो यहाँ पर पत्तन पाया गया है, कहाँ पर, यहाँ पुहार में पत्तन पाया गया है, मदुरै, है ना। दक्षिण भारत में पत्तन पाया गया, गुजरात के आसपास क्या पाया गया, पत्तन पाया गया, बंदरगाह पाया गया, है ना। यानी यहाँ पर बाद में उन्होंने क्या करा, अलग अलग समुद्री मार्ग की खोज कर ली। स्पष्ट है। वास्को डी गामा ने जो समुद्री मार्ग खोज की थी, ये दक्षिण अफ्रीका को छोड़ते हुए आता था। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा मान लेते हैं अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। क्या है, यूरोप। ये क्या है, अफ्रीका। बोलो, स्पष्ट है। तो ये अफ्रीका जो है, ठीक है, तो जो वास्को डी गामा आया था, ठीक है, और ये लोग जो व्यापार कर रहे हैं यहाँ से, रोम से होते हुए, ये क्या है, रोम है, क्या है, रोम से होते हुए इस प्रकार से व्यापार करते रहे होंगे, कुछ स्थल मार्ग से, कुछ समुद्री मार्ग से। ओके, लेकिन जो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग खोज की थी, वो यहाँ पुर्तगाल है। यहाँ पर क्या है, पुर्तगाल है। पुर्तगाल से इस प्रकार से रास्ते से नहीं आया था, इस रास्ते से नहीं आया था, इस प्रकार से समुद्री मार्ग से। वो क्या करता है, कंप्लीट समुद्री मार्ग की खोज करता है। दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहाँ पहुंचता है, गुजरात कालीकट पहुंचता है। कौन, वास्को डी गामा। इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद आता है, इसलिए वास्को डी गामा को भी माना जाता है, उसने क्या करा था, यूरोप से भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। स्पष्ट है। कब किए थे वास्को डी गामा ने, 1498 में, 17 मई 1498। बताओ, स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया है, एनसीईआरटी में बोला गया है कुछ व्यापार अरब सागर और कुछ बंगाल खाड़ी से होते थे, है ना। कुछ व्यापार अरब सागर का, ये अरब सागर का भाग है, और कुछ यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना, यानी पश्चिम बंगाल की साइड में, है ना। यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। ये इतनी बातें यहाँ तक बताओ, आप सभी को स्पष्ट है। अब इसके आगे क्या बोला गया उसको हम समझते हैं। पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है, इसको लिख लीजिए, पॉइंट है इसी में, ठीक है। बोला गया है समुद्र तटों से लगे राज, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया गया हम पढ़ेंगे ध्यान से। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, बड़ा तटीय प्रदेश है दक्षिणी भाग में, ठीक है। तो यहाँ इंडिया का मैप बना लेते हैं, क्योंकि बोला है इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, किस भाग में, दक्षिणी भाग में क्या है, बड़ा तटीय प्रदेश है, ये बोला है।
अब इस देखो ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा क्या अरब सागर है, बोलो ये अरब सागर हो गया, और ये क्या है अरब सागर हो गया, और ये क्या है बंगाल की खाड़ी है। ये कंप्लीटली समुद्र से घिरा है कि नहीं, कंप्लीट क्या है समुद्र, ये क्या है समुद्र से घिरा है पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो ये पूरा क्या है तटीय क्षेत्र है। यही तो बोला अभी एनसीईआरटी में क्या बोला, एनसीईआरटी में बोला है इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, इनमें बहुत से पहाड़ पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो नदियां होती है उसके आसपास का क्षेत्र क्या होता है बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। इसमें बोला गया कावेरी नदी जो है उसका मैदान जो है वहां की जमीन क्या है बहुत उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई, ठीक है। आगे बोला गया है संगम कविताओं में मुवेंददारों की चर्चाएं मिलती है। संगम कविताओं में, तो संगम कविता की बात कर रहा है, संगम कविता की रचना कब हुई थी 2300 वर्ष पूर्व, कल पढ़े थे ना 2300 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी, ठीक है। और इसमें बोला गया है संगम कविताओं में मुवेंदार शब्द का क्या करा गया है चर्चा करा गया है ना। तो मुवेंदार क्या था, मुवेंदार, ठीक है। तो मुवेंदार संगम काल में राजा को कहा जाता था, किसको राजा को, ठीक है, या मुखिया को या सरदार को, ठीक है। स्पष्ट है। अब देखो पढ़ते हैं, यह एक तमिल शब्द है। मुवेंदार क्या है, यह एक तमिल शब्द है, तो यहां याद रखेंगे क्या है तमिल शब्द है। मुवेंदार कौन सा शब्द है, तो प्राकृतिक शब्द नहीं तमिल शब्द है, याद रखना दक्षिण भारत में तमिल शब्द है, संगम काल में लिखा गया, ओके। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है मुखिया होता है या तीन मुखिया, ठीक है। इसका अर्थ आप याद रखेंगे क्या है मुखिया, ठीक है। इसका अर्थ क्या है मुखिया है या तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के लिए किया जाता था, तीन शासक परिवार के मुखिया के लिए किया जाता था, किसका मुवेंदार का। तीन शासक परिवार के मुखिया के लिए उसमें कौन कौन से हैं बताओ, चोल वंश, ठीक है, और पांडव वंश और चेर वंश, ठीक है। ये दिया गया एनसीईआरटी में, ओके। ये जो मुवेंदार है, मुवेंदार किसके लिए प्रयोग होता था, जो चोल वंश के मुखिया होते थे, पांड्य वंश के जो मुखिया होते थे, जो चेर वंश के मुखिया होते थे। यहाँ पर दक्षिण भारत में क्या है, यहाँ पर आपका पांड्य वंश है, कौन सा पांड्य वंश है, ओके। उसके बाद इसी के जस्ट ऊपर कौन सा वंश है, चोल वंश है, कौन सा चोल वंश है। बताओ स्पष्ट है। ये पूरा भाग किसमें आता है तमिलनाडु में, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक कौन सा वंश है, चेर वंश है, बताओ स्पष्ट है, चेर वंश। तो इन तीनों क्षेत्रों को मुखिया को क्या बोला जाता था, मुवेंदार, क्या बोला जाता था मुवेंदार। मुवेंदार का मतलब हम समझेंगे राजा या मुखिया, ठीक है। किसके लिए, तमिल क्षेत्र में चेर वंश, पांड्य वंश और चोल वंश के लिए प्रयोग होता था। बताओ स्पष्ट है। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली थे। 2300 साल पहले कब बोला गया है, 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में क्या थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे, ओके। स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, दो दो मतलब 6 सत्ता केंद्र हो गए। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। एक तटीय हिस्से में क्या होता था, केंद्र होता था, और दूसरा क्या होता था, अंदरूनी हिस्से में। एक तटीय हिस्से में है ना, दूसरा अंदरूनी हिस्से में। एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में क्या होता था, सत्ता केंद्र, शासन राजधानी मान सकते हैं। बताओ स्पष्ट है। आगे बोला गया है, एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम, ठीक है। चोलों का एक बताया गया है, पुहार क्या था, यहां लिख लेते हैं, पुहार क्या है इसका,
पत्तन है ना। चोलों का एक पत्तन बताया गया क्या है, पुहार। चोलों का एक पत्तन क्या बोला है, पुहार, पुहार बोला है। साथ ही साथ एक और नाम बताया है क्या, पुहार एक बोला है, एक स्थान हो गया। इसी का एक और नाम बताया गया, या क्या बोला गया है, कावेरीपट्टनम। क्या बोला है, कावेरीपट्टनम। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे कावेरीपट्टनम। बताओ स्पष्ट है, कावेरीपट्टनम ये दूसरा स्थान हो गया। ठीक है, यानी वही उसी स्थान को पुहार बोलते थे या कावेरीपट्टनम बोलते थे। ओके, ये पत्तन है किस वंश का, चोल राजवंश का। स्पष्ट है, चोल राजवंश का बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा, पांडवों की राजधानी मदुरई थी। पांड यहाँ है ना, बोलो, तो पांड यहाँ लिख लेंगे, पांड यहाँ नीचे लिख लेते हैं। पांड की जो राजधानी होती थी पांड वंश की, पांड वंश की राजधानी क्या होती थी, मान लेते हैं मदुरई दिया है। ओके, पांड वंश की राजधानी क्या होती थी, मदुरई। ठीक है, ये पांड वंश की क्या है, राजधानी है। पांड वंश की क्या है, राजधानी है। स्पष्ट है। चोल वंश की राजधानी क्या थी, उरैयूर, है ना। इसकी भी राजधानी हम चाहे तो यहाँ लिख लें, क्या थी, उरैयूर, है ना। उरैयूर क्या था, चोल वंश की राजधानी थी। और चेर वंश की राजधानी वंजी थी। बताओ स्पष्ट है। पुहार किस राजवंश का पत्तन था, किस राजवंश के अंतर्गत आता था, चोल। और मदुरई पांड। आगे क्या बोला है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। ये मुखिया का मतलब मुबेनदार। मुबेनदार लोगों से डिमांड करते थे कि उनको उपहार दे, जनता उनको क्या करे, उपहार दे, कर नहीं लेती थी। यहाँ बोला गया ना, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। ठीक है, कौन, मुबेनदार। तो मुबेनदार का कार्य क्या है, शुल्क वसूल करना। क्या, शुल्क वसूल करना। ओके, स्पष्ट है नहीं। शुल्क वसूल करने का कार्य किसका है, मुबेनदार का। मुबेनदार कौन है, राजा या मुखिया, राजा या मुखिया। मुबेनदार क्या है, तमिल शब्द है। स्पष्ट है, किसके लिए प्रयोग होता था, संगम काल में चोल, पांड और चेर राजवंश के लिए। ओके, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया इसमें, इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांट देते थे। देखो, मुबेनदार क्या करता था, धन को इकट्ठा करता था, शुल्क जमा करता था। अब ये शुल्क क्या करता था जमा करने के बाद, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, और किसको, बोलो, सिपाहियों को, कवियों को, सिपाहियों को अपने और कवियों को क्या करता था, बांट देता था। ओके, कवियों को। ठीक है, ये शुल्क अपने समर्थकों, ठीक है, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों को क्या करता था, बांट देता था। ओके, अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। मुखियाओं का मतलब मुबेनदारों के प्रशंसा में क्या लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, जिसने उन्हें कीमती सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। यानी जो कवि क्या पाते थे, अच्छे कपड़े पाते थे, है ना, और क्या पाते थे, जो सोने पाते थे, सोना, है ना, और जो अलग अलग प्रकार के धातु, घोड़ा भी, है ना, घोड़ा। तो वे कवि क्या करते थे, इन मुबेनदारों या इन मुखियाओं की प्रशंसा लिखे होते हैं ना। ये संगम काल की रचना में मिलता है। संगम काल की रचना कब हुई, 2300 वर्ष पूर्व। ठीक है, यही जो आपका पांड राजवंश है, यहाँ पर 3 सम्मेलन हुआ था, पीछे आप पढ़े थे ना। इन तीनों सम्मेलन में जो भी चीजें लिखी गई उसे बोला जाता है संगम रचनाएं बोली जाती है। ओके, जो कवियों द्वारा लिखा गया। और इसी तीनों राजवंश में मुबेनदार शब्द का प्रयोग होता है। मुबेनदार का मतलब क्या होता है, राजा या मुखिया। मुबेनदार तमिल शब्द का वर्ड है ना।
और ये मुबेनदार चोल, पांड और चेर राजवंश के लिए प्रयोग होता था। और मुबेनदार क्या करते थे, शुल्क वसूल करते थे। शुल्क वसूल करने के बाद रख नहीं लेते थे, रिश्तेदारों में, सिपाहियों में, कवियों में बांट देते थे। ठीक है, जो कभी कपड़े पाते थे, सोना पाते थे, घोड़ा पाते थे, वे लोग क्या करते थे, इन मुखियाओं के या इन मुबेनदारों के लिए कविताएं लिखते थे, जो संगम रचना में हमको मिली है। बताओ स्पष्ट यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसको लिख लीजिए। आगे पढ़ते हैं। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद, यानी 2300 वर्ष की बात हो रही थी, 2300 वर्ष पूर्व, और बोला गया 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। पश्चिम भारत में कहां पर? पश्चिम भारत में बोला गया है इस राजवंश का सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। याद रखना हमको है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? सातवाहन। स्पष्ट है। अब इसको लिख रहे हैं। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह आगे बोलता है, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो हमको ये पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या? सातवाहन, सातवाहन राजवंश, इसके विषय में ये बताया गया है। इसका सबसे प्रमुख और प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रमुख और प्रतापी राजा कौन था? तो इसमें बताया गया है कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ओके, सातकर्णी, हाँ, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी इनका क्या है? नाम है। ठीक है, और इन्होंने ये, इसके विषय में एक पॉइंट ये फेमस है कि इन्हें, यानी सभी सातवाहन शासक को क्या कहा जाता था? तो दक्षिणापथ के स्वामी। तो इनको क्या कहा जाता था? तो याद रखना, दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ के स्वामी। बताओ स्पष्ट है? दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो आप याद रखेंगे सातवाहन राजवंश। बताओ स्पष्ट है? आगे बोला गया है दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है। आगे बोला है पूरे दक्षिण के क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने अपनी सेनाएं पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी भारत की सीमाओं पर भेजा। ठीक है, श्री गौतमी सातकर्णी ने अपनी सेनाएं कहां पर भेजा? तो आप याद रखेंगे, इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, सेना भेजा। कहां, क्या भेजा? सेना को भेजा। कहां का पर भेजा? तो पश्चिम भेजा, पश्चिमी भारत पर भेजा है, और पूर्वी भारत में भेजा है, और कहां भेजा है? नीचे की तरफ, यानी दक्षिणी भारत में। बताओ स्पष्ट है? अपनी सेनाएं 3 अलग अलग क्षेत्रों में भेजा है। कौन? सातकर्णी, यानी इसकी सीमा विस्तार इस क्षेत्र में रहा होगा। बताओ स्पष्ट है? यहां तक की चीजें क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशम मार्ग की कहानी। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त। क्योंकि उसके आगे क्या है? गौतम बुद्ध की कहानी है। ठीक है, गौतम बुद्ध की कहानी हम पीछे पढ़ चुके हैं। गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो केवल हम क्या पढ़ेंगे? रेशम मार्ग की कहानी। ओके, लिख लीजिए, रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। कीमती, चमकीले और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। अब स्टेटमेंट में यही मिलेगा, रेशमी
कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है? सही है कि गलत? ओके, सही है। और इसमें यह भी लिखा रहेगा रेशमी कपड़े कीमती, चमकीले व चिकने मुलायम बनावट के होते हैं। तो सही है कि गलत? सही है। आगे बोलो, यहाँ तक स्पष्ट है? आगे बोला है रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब हुआ था 7000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे रेशम के कपड़े। ओके, क्या बनाएंगे हेडिंग? रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है बताओ? इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? रेशम जो है, रेशम का कपड़ा बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, ये लिख लेंगे पहला पॉइंट। ये क्या है? जटिल, फिर से लिखता हूं, जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कपड़े बनाना क्या एक जटिल प्रक्रिया है? बताओ, स्पष्ट है? रेशम के कपड़े बनाना क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? रेशम के कपड़े बनाने की खोज या इस तकनीक की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई। ठीक है, तो इसकी खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई? चीन में हुई। खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई? चीन में हुई। ठीक है, और कब हुई? आज से 7000 वर्ष पूर्व। ठीक है, कब? आज से 7000 वर्ष पूर्व क्या हो गया था? रेशम से बने कपड़े का यूज या बनाना प्रयोग हो गया था। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। बताओ, स्पष्ट है? रेशम बनाना एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। ओके, रेशम के कपड़े बनाना एक जटिल प्रक्रिया है और रेशम की तकनीक की खोज, रेशम के कपड़े बनाने की तकनीक की खोज सर्वप्रथम चीन देश में हुई। कब हुई? आज से 7000 वर्ष पूर्व। यही फैक्ट है। बताओ, स्पष्ट है? बोलो, आगे पढ़ते हैं। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। ठीक है, हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंट पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से वे लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से फेमस हो जाता था। ठीक है, यानी जिस मार्ग से कपड़ों का व्यापार होता था, जिस मार्ग से कपड़ों का व्यापार होता था, उस मार्ग को क्या बोला जाता था? रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग कहा जाता था, रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग, या इसको बोला गया इंग्लिश में क्या? सिल्क रूट। क्या बोला गया है? सिल्क रूट। बताओ, स्पष्ट है? तो ये भी लिख लेंगे, सिल्क रूट किसे कहा जाता है? तो हमको पता होना चाहिए जिस रास्ते से रेशम के कपड़ों का व्यापार होता था। ओके, उसे क्या कहते थे? सिल्क रूट। बताओ, स्पष्ट है? जिस मार्ग से रेशम के कपड़ों का व्यापार होता था, उस मार्ग को ही क्या कहते थे? रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते थे। बताओ, स्पष्ट है? बताइए। आगे बोला गया, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। ठीक है, तो चीन के लोग क्या करते थे? चौथा पॉइंट लिखेंगे, चीन के लोग क्या करते थे? ईरान और पश्चिम एशिया के शासक, पश्चिम एशिया के शासकों क्या करते थे? रेशम के कपड़े। ठीक है, इनको रेशम के कपड़े चीन क्या करता था? उपहार के रूप में देता था। चीन क्या करता था? इनको उपहार के रूप में रेशम के कपड़े देता था या भेजता था। बताओ, स्पष्ट है? यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना प्रारंभ
किया गया। 2000 साल पहले जो फैक्ट दिया गया वो महत्वपूर्ण हो गया। जैसे बोला गया करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम के कपड़े पहनना प्रारंभ किया गया। तो रेशम के कपड़े रोम देश में और वहाँ के धनी लोग, ठीक है, वहाँ के धनी लोग और यहाँ के शासक, ठीक है, रेशम का कपड़ा पहनना प्रारंभ किए। कब? 2000 वर्ष पूर्व। बताओ स्पष्ट है? आज से 2000 वर्ष पूर्व रोम में जो धनी लोग थे, जो शासक थे, वो रेशम के कपड़ा पहनना प्रारंभ किए। लेकिन रेशम के कपड़े की खोज कब हुई थी? तो आज से 7000 वर्ष पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। बताओ स्पष्ट है? जिस रास्ते से रेशम के कपड़े का व्यापार होता था उस मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। बताओ स्पष्ट है? आगे क्या बोला गया है? आगे इसमें बोला गया है क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी लेते थे। अब बहुत दूर स्थान पर कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, रास्ते में जो लोग पड़ते थे वो सीमा शुल्क भी लेते थे कि हमारे क्षेत्र से जा रहे हैं, आप इतना टैक्स दीजिए। समझ में आ रही बात नहीं? तो व्यापारी टैक्स भी देते थे। ये कपड़ा पहले से कीमती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा और उसका शुल्क लगेगा, तो व्यापारी अपना प्रॉफिट भी देखेगा। उसके बाद उस कपड़े की कीमत क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। बताओ स्पष्ट है? वही बताया गया इसमें, ठीक है। आगे बोला गया है इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। जो सिल्क रूट है उस पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे कुछ शासक, ठीक है, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। जिस स्थान से कौन जाएगा? व्यापारी जाएंगे, उनसे टैक्स हम लेंगे, उनसे सीमा शुल्क लेंगे और वो लोग हमको उपहार भी देंगे, कपड़ा मिल जाएगा हमको, है ना। बताओ स्पष्ट है? जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, जिसके घर में कुछ जैसे किसी घर में आम का बहुत ज्यादा वृक्ष है ना, तो वहां से आम लाया जाता है। जैसे जिसकी जहाँ व्यवस्था होगी, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, राजा को एक कपड़ा दे दिया, राजा खुश हो गया ना, इतना बेहतरीन कपड़ा। बताइए स्पष्ट है? साथ ही साथ सीमा शुल्क भी दे रहे हैं। तो जो शासक होंगे वो सिल्क रूट पर क्या करेंगे? अपना प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। स्पष्ट है? आगे बोला गया है इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। अब राजा के क्षेत्र से राजा आप शुल्क ले रहे हो तो आप ये भी गारंटी देगा कि आप हमारे क्षेत्र से जब गुजर रहे हैं तो आपको मैं सुरक्षा देता हूँ, प्रोटेक्शन करता हूँ, हमारे क्षेत्र में कोई आपका सामान नहीं लूटेगा, कोई आक्रमणकारी आपके क्षेत्र में हमला नहीं करेगा। ठीक है ना? बताओ यहां तक स्पष्ट है? आगे बोला है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा दूसरा केंद्र था ना किसकी? कुषाण वंश की, है ना। तो हम याद रखेंगे, जो आपका 4 पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट याद रखेंगे, ये 5th हो गया, 6, ठीक है। जो कुषाण शासक थे ना, ये क्या करे थे? ये जो सिल्क रूट है, इस पर इनका क्या था? शासन यानी प्रभाव सर्वाधिक था, सर्वाधिक प्रभाव था। बताओ स्पष्ट है? जो कुषाण शासक थे वो सिल्क रूट पर सर्वाधिक उनका प्रभाव था, ठीक है। यानी वो लोग क्या करते थे? टैक्स लेते थे, सीमा शुल्क लेते थे और तोहफा भी लेते थे, ठीक है। कुषाण की राजधानी इसमें बताया गया है पेशावर, जो पाकिस्तान में है, और मथुरा जो हमारे यूपी में है। बताओ स्पष्ट है? यहां तक चीजें क्लियर है? बोलो। अब आगे क्या बोला गया है, आगे हम पढ़ते हैं। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला ही किसके राज्य का हिस्सा था? कुषाण राजवंश का। ओके, यहाँ तक्षशिला भी लिख सकते हैं, बस याद रखिए। ओके,
तक्षशिला, पेशावर और मथुरा किसके अधीन था? कुषाण राजवंश के। बताओ स्पष्ट है? बोलो थोड़ा सा और देखो हमने क्या पढ़ा, रेशम के बारे में पढ़ा ना। तो रेशम के कपड़े के विषय में हम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या बताया गया, रेशम का कपड़ा बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। ओके, साथ ही साथ ये भी बताया गया रेशम का कपड़ा बनाना सर्वप्रथम चीन देश से प्रारंभ हुआ। और कब प्रारंभ हुआ? 7000 वर्ष पूर्व। ओके, और इसमें क्या बताया गया, जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था उस मार्ग को रेशम का मार्ग या सिल्क रूट बोला गया था। बताओ ये पॉइंट क्लियर है? इसके साथ ही ये भी बताया गया है जो चीन के लोग थे वो क्या करते थे, ईरान और पश्चिम एशिया के साथों क्या करते थे, उपहार के रूप में रेशम के कपड़े भेजते थे। और ये भी बताया गया है जो रोम है, रोम के जो धनी लोग थे और जो रोम के शासक थे वो रेशम का कपड़ा पहनना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहनना प्रारंभ किए थे। रेशम के कपड़ों का प्रयोग रोम कब करना प्रारंभ किया? आज से 2000 वर्ष पूर्व। और क्या बताया गया, जो कुषाण थे, कुषाणों ने सबसे अधिक प्रभाव था किस पर? रेशम मार्ग पर। ठीक है, अब इसका फायदा क्या मिलता था कुषाण लोगों को? कुषाण जो शासक थे उन शासकों द्वारा सीमा शुल्क लिया जाता था व्यापारियों को, और कुषाण शासक क्या करते थे, इनको सुरक्षा देते थे। ठीक है ना, आक्रमणकारियों से या लुटेरों से। ठीक है, साथ ही साथ कुषाण शासकों को ये व्यापारियों द्वारा गिफ्ट भी प्राप्त होता था। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया सर्वप्रथम जो जितने भी शासक थे उन शासकों में सोने के सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? कुषाण राजवंश। बताओ स्पष्ट है? कुषाण का जो केंद्र था, जो राजधानी थी, कौन कौन सी थी? पेशावर और मथुरा। यहां तक ये पॉइंट बताओ सभी को स्पष्ट है? ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। बाकी और जो पॉइंट है वो पीछे के चैप्टर बौद्ध धर्म के विषय में, प्रचार के विषय में पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट बताओ सभी को स्पष्ट हो गया कि नहीं? ये चैप्टर